Hello viewers, welcome to Astro Intelligence Planet Series। दोस्तों, बहुत दिनों से मन में था कि मैं मून लाइट में आपके लिए जो लास्ट प्लैनेट बचा हुआ है चंद्रमा, उसकी वीडियो मून लाइट में बनाऊं। मन में इच्छा थी। आज कोशिश करके सुबह 3:30-4 बजे का टाइम है ये, तो मैं उठा और उठ के कोशिश की कि आज मून की वीडियो बनाऊं, मगर दोस्तों ये हो ना सका क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में दिसंबर का लास्ट टाइम है, क्रिसमस नज़दीक है, सो क्लाइमेट इज़ वेरी बैड, लॉट ऑफ फॉग इज़ देयर आउटसाइड, विजिबिलिटी बहुत पुअर है, इसलिए कोशिश करने के बाद भी ये हो ना सका। सो मैं अपने घर के अंदर ही आकर दोबारा परमात्मा के सानिध्य में अपने छोटे से मंदिर के पास बैठकर आज आपको प्लैनेट मून के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा काफ़ी डेप्थ में कि शास्त्रों में प्लैनेट मून या चंद्रमा के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। दोस्तों, अपने वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बीच बीच में बताता हूँ जो शास्त्रों में तो निहित हैं, मगर आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स उस वैदिक शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं। दोस्तों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस का शुरू से मोटिव ही यही रहा है कि हम शास्त्रों के पन्नों से निकालकर ज्योतिष की एजुकेशन को आप तक पहुंचाए। सो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं प्लैनेट मून या चंद्रमा। दोस्तों, हमारा जो सौर मंडल है, इसका जो सेंट्रल ग्रह है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है, वो है सूर्य। सूर्य को हम आत्मा के साथ लेते हैं। अगर सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है, चंद्रमा प्राण है। सूर्य के बिना भी जीवन पॉसिबल नहीं है और चंद्रमा के बिना भी जीवन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा तो धरती पर आ गई, आत्मा में प्राण ही ना हो तो आप समझ सकते हैं कि उस जीवन का मायना क्या होगा। बाकी जितने प्लैनेट हैं वो सब मेटल्स या मिनरल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ ये ही 2 प्लैनेट हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो जीवन से संबंधित है। सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक है और चंद्रमा हमारे मन या प्राण का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज हम काफी डेप्थ में जानेंगे कि चंद्रमा असल में है क्या। शास्त्रों में चंद्रमा के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। दोस्तों, चंद्रमा के बारे में जो बताया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चंद्रमा प्राण है, चंद्रमा मन है। चंद्रमा की प्रिय वस्तु जो है वो क्या है? वो कपूर है। और जो चंद्रमा का फेवरेट कलर है वो वाइट है, सफेद कलर। चंद्रमा का जो जिससे पशु से जिसको सिंबलाइज किया जाता है वो है वृषभ। चंद्रमा की उच्च राशि भी वृष है और इसकी मूल राशि कर्क है। कर्क राशि में ये स्वग्रही होता है। चंद्रमा अकेला प्लैनेट है जो 16 कलाओं से संपन्न है और चंद्रमा का आधिपत्य अन्नमय कोश, मनोमय कोश और आत्मामय कोश, ये इन तीनों का देवता है। अब दोस्तों, अब आप इस चीज को समझिए। अन्नमय कोश, जब भी शरीर बना, आत्मा ने शरीर ले लिया, जन्म हो गया, तो शरीर को पालने के लिए हमें अन्न चाहिए। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश का देवता चंद्रमा है। इसी तरह मनोमय, मन का देवता भी चंद्रमा है। इसके साथ में ही अमृतमय, तो जो लास्ट इंसान की अगर कोई डेवलपमेंट की स्टेज होती है वो यही होती है कि हम परमात्मा की गोद में जाएं, मोक्ष प्राप्ति करें, और मोक्ष प्राप्ति बिना अमृत के पॉसिबल नहीं है।
साथ ही अमृत से आप इस चीज को भी ले सकते हैं कि अमृत, चंद्रमा से जो अमृत हमें प्राप्त होता है वो हर किस्म की औषधि है, लास्ट औषधि है। हमें हर तरह की बीमारी, जिसको लाइलाज बीमारी या मृत्यु तुल्य बीमारी भी कह सकते हैं, उसका इलाज भी अगर है तो वो चंद्रमा के पास है। तो दोस्तों, ये शास्त्रों से निहित बात थी जो मैंने आपको बताई। अब चंद्रमा का राज्य किन किन चीजों के ऊपर है? चंद्रमा का राज्य है बीज के ऊपर, औषधि के ऊपर, पानी के ऊपर, ब्राह्मण्स के ऊपर। अब चंद्रमा की उत्पत्ति तो हो गई। अब जैसे किसी के परिवार के बारे में बताया जाता है तो चंद्रमा की जो प्रजापति दक्ष थे, उनकी 27 कन्याओं से चंद्रमा की शादी हुई। दोस्तों, ये 27 कन्याएं कौन है, इसको जानेंगे तो इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग रेवलेशंस निकल के आती हैं। दोस्तों, ये जो 27 कन्याएं थी, कौन कौन? अश्विनी, भरानी, या जितने नक्षत्र हम जानते हैं, जो 27 नक्षत्र हैं, ये उनके नाम हैं। तो चंद्रमा अगर इनका पति बना तो यहां से एक बात निकल कर आती है कि चंद्रमा का आधिपत्य इन नक्षत्रों के ऊपर है, और जब तक चंद्रमा किसी भी अपनी पत्नी के पास विजिट नहीं करता तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, यहां से जो एक खास चीज निकल कर आती है वो ये है कि साल में जब भी चंद्रमा की ट्रांजिट हो, चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में जाएगा तो उस नक्षत्र में कोई ना कोई इफेक्ट तो जरूर डालेगा। वो चाहे अच्छा इफेक्ट हो या बुरा इफेक्ट हो, ये डिसाइड होता है उसकी प्लेसमेंट के ऊपर। तो दोस्तों, यहां से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई कि चंद्रमा हमारे मन का कारक तो है, साथ में ये नक्षत्रों का अधिपति भी है। चंद्रमा को बिना नक्षत्रों से मिलाए ज्योतिष में प्रेडिक्शन देना मूर्खता ही होगी। ये आज की वीडियो का फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेवलेशन है। अब आगे चलते हैं। महाभारत में एक खास चीज वर्णित है, वो है कि पूर्णिमा के दिन जब चंद्र उदय होता है, उस समय अगर तांबे के बर्तन में शहद मिश्रित पकवान को चंद्र को अर्पित किया जाए तो वो तृप्त हो जाते हैं। इससे साथ में ही सूर्य, अश्विनी कुमार और वायु देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, ये एक बड़ा अच्छा रेमेडियल पॉइंट शास्त्रों से निकलकर आया और इसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। वो क्या है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि पूर्णिमा को चंद्र के उदय के समय तांबे के बर्तन में शहद मिश्रित पकवान को चंद्र को अर्पित किया जाए तो वो तृप्त हो जाते हैं, और इसके साथ में ही सूर्य, अश्विनी कुमार, वायु देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर चंद्र के उदय के समय ये पकवान चंद्र को अर्पित किया जाए तो अकेला चंद्र ही खुश नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मन ही प्रसन्न नहीं होता, साथ में सूर्य जो हमारी आत्मा है वो भी प्रसन्न होती है, अश्विनी कुमार जो हमारी मेडिसिन के देवता है वो खुश होते हैं, और साथ में वायु देवता प्राण, तो प्राण शक्ति भी मजबूत होती है। तो ये जो उपाय निकल कर आया शास्त्रों में से, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। तो आगे बात कर रहे थे हम चंद्रमा के परिवार की। दोस्तों, चंद्रमा का पुत्र बुध, मरकरी, इसके अधिदेवता का नाम है अप। अप का शास्त्रों में वर्णन जो है उसको अगर मैं ट्रांसलेट करके आपको बताऊं, वो है पार्वती, देवी पार्वती, और प्रत्यधि देवता है उमा।
ये जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम हॉरोस्कोप को जांचते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट सन को हम आत्मा से लेते हैं और चंद्रमा को प्राण से लेते हैं। बाकी सारे जितने प्लेनेट हैं वो या तो मेटल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं या उनको सिंबलाइज करते हैं। इसलिए अगर किसी की भी कुंडली को अच्छे तरीके से उसका एनालाइज करना है तो सबसे पहले हमें चंद्रमा को देखना होगा। बिना मन को जाने, बिना मन को समझे आप किसी के बारे में अगर कोई भी प्रेडिक्शन करेंगे तो वो झूठी या गलत ही निकलेगी। चंद्रमा के बारे में एक और खास चीज आई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि चंद्रमा को लक्ष्मी का एल्डर ब्रदर दर्शाया गया है शास्त्रों में। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में ये एक छोटे से सूत्र का अगर हम इस्तेमाल करें तो ये समझ में आता है कि किसी के भी जीवन में धन के साथ जो सामर्थ्य जुड़ा होता है, वैभव जुड़ा होता है, पैसा, वेल्थ, ये सारी चीजें ये लक्ष्मी के अंतर्गत आती हैं। और जब चंद्रमा लक्ष्मी का बड़ा भाई है तो आप लेके चलिए कि अगर हम चंद्रमा को प्रसन्न करके चलते हैं तो इन चीजों का हमारे जीवन में आगमन निश्चित है। दोस्तों, ये फीमेल प्लैनेट है, ये मेल प्लैनेट नहीं है, ये फीमेल प्लैनेट है। इसीलिए कई बार काफी एस्ट्रोलॉजर्स इसको माता का दर्जा या पत्नी का दर्जा भी देते हैं कि सूर्य को पिता का दर्जा देते हैं तो इसको माता का दर्जा दे देते हैं, मगर ऐसा भी नहीं है, सिर्फ ये फीमेल प्लैनेट है। इसकी दो ही अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी है? जब ये जवानी में होता है या यंग होता है या जब ये ओल्ड बूढ़ी अवस्था में होता है, तब ही इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा है। इसकी जो मणि है वो स्वच्छ मोती है, मूनस्टोन है, और ये वाटर का देवता है। इसकी डायरेक्शन वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट। इसका वर्ण जो है वो वैश्य है। इसका गुण जो है सत्व गुण है। सत्व गुण संतों का गुण, सबसे अच्छा गुण, सच का गुण। इसलिए चंद्रमा जो है ये अच्छी चीजों को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। इसकी धातु रक्त है, इसका रस लवण है, और इसकी एक ही दृष्टि होती है। ऑस्पेक्ट इसकी एक ही है, दैट इज 7th ऑस्पेक्ट। मेटल इसका सिल्वर है। ये इमोशंस और ब्यूटी का पर्याय भी है, खूबसूरती का भी ये पर्याय है। भावनाओं का तो पर्याय है ही, ये खूबसूरती का पर्याय भी है। और एक और इंपॉर्टेंट रेवलेशन इस वीडियो की, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, शुक्ल पक्ष असेंडेंट, असेंडिंग मून की एकादशी मतलब 10 दिन के बाद 11वीं डेट, 11वीं डेट से कृष्ण पक्ष डिसेंडिंग मून की पंचमी तक ये शुभ फल देता है, और इसमें ये सबसे बलवान अवस्था में होता है। जो ये तो एकादशी से पंचम तक की बात हुई। एकादशी से पहले जो 10 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के, उसमें ये मध्यम बली होता है, और बाकी जो दिन बच गए पंचमी के बाद के, उसमें ये निर्बल अवस्था में होता है। इसके प्रभाव शून्य के समान हो जाते हैं। मगर एक चीज है, चंद्रमा बलहीन भी हो जाए और जुपिटर या वीनस के साथ आ जाए तो यह शुभ फल गारंटी कर देता है। साउथ और मॉर्निंग संध्या काल, जिस टाइम अब हम बैठकर वीडियो मैं बना रहा हूं और आप लोग देख रहे हो,
ये मॉर्निंग का संध्या काल है और यहां पे ये चंद्रमा जो है ये बहुत बलवान होता है। ये सोमवार को स्वग्रही होने पर अपनी कर्क या वृष राशि में शुभ ऑस्पेक्ट में और रात्रि के चौथे भाग में ये बली होता है। अगर बेनिफिक प्लैनेट कौन कौन से हैं? वीनस, जुपिटर। अगर इन जैसे प्लैनेट्स की ऑस्पेक्ट भी चंद्रमा के ऊपर आ जाए तो ये राजयोग तुल्य असर मिलता है। ये किन किन बीमारियों का द्योतक है? अस्थमा, खांसी, लेडीज की गायनी डिजीजेस, मिनरल डेफिशिएंसीज, मैडनेस मतलब पागलपन। अब ये कारक किन किन चीजों का है? हाउसवाइफ, जनता जिसको पब्लिक कहेंगे, पब्लिकेशंस, छपाई, घी, तेल, ब्लड, प्रिंटिंग, दूध, वेजिटेशंस, वेटरनरी साइंसेस, क्वींस, राइस, कॉटन, वाइट क्लोथ्स, नर्सिंग और नर्सिंग से जुड़े हुए चीजें, इंजीनियर, इमोशंस, लस्ट, लंग्स, क्लेवरनेस, ये चतुराई का प्रतीक, उसका द्योतक भी है। होशियार होना, चतुर होना, ये भी चंद्रमा के अधिपत्य में आता है। अब कुछ खास चीजें, जैसे जेमिनी लग्न हो, मिथुन लग्न, उसमें ये धनेश हो जाता है। और अगर ये स्ट्रांग हो तो ये मनी, वेल्थ, फैमिली के सेंट, अच्छी मैरिज, अच्छी एजुकेशन, भाषण देने की कला, अच्छी आईसाइट, बच्चों के स्टेटस में उन्नति, खाने या खाने के क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई चीजें जैसे होटल, रेस्टोरेंट, उनमें भी ये उन्नति देता है। अगर ये वीक हो जाए तो ये मार्केश हो जाता है, और मार्केश जब हो जाता है चंद्रमा, तो जो लोग हकला के बात करते हैं, स्टैमरिंग करते हैं, तो ये उसको भी रिजल्ट देता है। अगर मून लग्न में है तो उस भाव से संबंधित वस्तुओं की हानि होगी। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मून लग्न में है तो जिस भी भाव का लग्न है तो उस भाव से संबंधित चीजों की हानि होनी निश्चित है। और अगर मून वीक अवस्था में है तो उस अवस्था में ये पैसा, मनी और वेल्थ का इंक्रीज देगा। ये खास पॉइंट है जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में काम आते हैं। अगर चंद्रमा के आगे या पीछे, चंद्रमा के अगर समझ लीजिए तीसरे घर में चंद्रमा प्रेजेंट है, चौथे घर में और दूसरे घर में अगर कोई प्लेनेट ना हो तो ये केमद्रुम योग बन जाता है। और मगर ऐसे नहीं है कि केमद्रुम योग अगर आगे और पीछे के घरों में कोई प्लेनेट ना हो, अगर इन घरों में सूर्य और राहु प्रेजेंट भी हैं तब भी ये केमद्रुम योग ही होता है। केमद्रुम योग दोस्तों क्या है? केमद्रुम योग ये है, ये इंसान के जीवन में निर्धन बना देता है, निर्धनता का द्योतक है, दरिद्र बना देता है। और यही चंद्रमा जब जुपिटर के साथ केंद्र या त्रिकोण में आ जाए तो ये गजकेसरी योग बना देता है, जहां से धन, मनी, वेल्थ, ये हर चीजें प्रचुर मात्रा में आपको जीवन में मिलती हैं। चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें में अगर बेनिफिक प्लैनेट हो तो चंद्र
चंद्र लग्नाधि योग बनेगा जो मनी और वेल्थ जीवन में देगा। इसी तरह मून से अगर 10वें में बेनिफिट प्लेनेट हो तो अम्ला योग बनता है जो भी मनी देने का आपके जीवन में पूरा का पूरा प्रयत्न करता है। अगर असेंडेंट से मून 10वें में, जुपिटर 7वें में, तो भी ये राजयोग की स्थिति है। चंद्रमा से तीसरा, छठा, 10वां और 11वें में अगर बेनिफिक प्लैनेट प्रेजेंट हैं तो ये वसुमान योग बनाता है और ये भी जीवन में प्रचुर मात्रा में धन का संचार आपके जीवन में करता है। और अगर चौथे भाव में शनि, राहु या केतु प्रेजेंट हो तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा और राहु अगर आपस में प्रेजेंट हो तो इसको नॉर्मली ग्रहण योग बोला जाता है। 11वें भाव में चंद्रमा क्षीण हो जाता है, कम बल, पूरा बल ये नहीं दिखा पाता, क्षीण। मून, राहु, शनि अगर इन तीनों का या इन दोनों का, मून का राहु के साथ या शनि के साथ युति हो जाए तो इंसान जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी नशे की लत में जरूर पड़ेगा। ये आप किसी की कुंडली में देखकर प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और जान भी सकते हैं। चंद्रमा और मंगल, चंद्र मंगल ये जो योग है ये प्रसिद्धि योग है। ये इंसान को जीवन में लॉट्स ऑफ नेम एंड फेम देता है। अगर चंद्रमा स्वग्रही होके 7वें घर में प्रेजेंट हो तो व्यूअर्स ये आप जान लीजिए कि आपको वसीयत से धन मिलने वाला है। आप अपने जीवन में तो जो कमाएंगे वो तो है ही, वसीयत से धन मिलना आपको निश्चित है। इसी तरह अगर ये चंद्रमा जो कर्क लग्न में प्रेजेंट हो तो इंसान, आप देखना, सीधा कभी नहीं चलेगा, वो टेढ़ा चलेगा। उसकी जो चाल होगी वो टेढ़ी होगी और जल्दी जल्दी चलने वाला होगा। साथ में एक बड़ी और खास चीज, अगर कर्क लग्न में चंद्रमा है तो इंसान भाग्य को जानने वाला होगा, एस्ट्रोलॉजी को जानने वाला होगा, एस्ट्रोलॉजी करने वाला होगा। और चौथे भाव में मतलब कर्क लग्न में अगर चंद्रमा हो तो आप देखना कि वो कई कमरों वाले मकान में रहता होगा, मतलब धनाढ्य होगा, अमीर आदमी होगा। और उसके मकान में कई कमरे तो होंगे और कई मकान होने भी संभव हैं। छोटे कद वाला तो वो होगा, गर्दन उसकी मोटी होगी। ये कुछ खास चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दोस्तों, अब चंद्रमा किन किन नक्षत्रों का आधिपत्य चंद्रमा के पास है? 3 नक्षत्रों का आधिपत्य चंद्रमा के पास है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। ये 3 नक्षत्र जो हैं ये चंद्रमा की रूलरशिप में आते हैं, जिसमें जो पुष्य नक्षत्र है इसको हम हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा ब्लेस्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अच्छा नक्षत्र मानते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि चंद्रमा अगर नाराज हो जाए, वीक अवस्था में हो, चंद्रमा को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? तो कुछ डोनेशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप नोट कर लें। चावल, चांदी, दूध, इन तीनों का दान करो तो चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स देता है। चंद्र यंत्र को गले में डाल लें, सुच्चा मोती चांदी में मढ़वा के गले में डाल लें, रिंग बना लें, तो इन छोटे छोटे उपायों से चंद्रमा प्रसन्न होता है। अब नॉर्मली जैसे मैं हर वीडियो में मंत्र भी बताता हूं, चंद्रमा के मंत्र हैं
ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। या जो तांत्रिक मंत्र है, ओम श्राम श्रौम श्रीं सह चंद्राय नमः। ओम श्राम श्रीं श्रौम सह चंद्राय नमः। अगर चंद्रमा पीड़ित है, रिजल्ट्स नहीं दे रहा, तो इन मंत्रों का जाप अगर आप 11,000 बार करेंगे, ये दोस्तों मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये शास्त्र निहित बातें हैं। शास्त्रों से लेकर ये इंफॉर्मेशन मैं आप तक शब्द दर शब्द आप तक पहुंचा रहा हूं। और आशा करता हूं कि आज चंद्रमा के बारे में आपका ज्ञान विकसित हुआ होगा, आपको चंद्रमा के बारे में काफी नॉलेज मिली होगी। अब आप अपने हॉरोस्कोप में चंद्रमा के बारे में अच्छे ढंग से समझ सकेंगे कि चंद्रमा का आपके जीवन में क्या प्रभाव है। अपने दोस्तों की कुंडलियों में आप चंद्रमा के प्रभाव को उनको बताकर उनके जीवन को और उन्नत कर सकेंगे। इसी आशा के साथ दोस्तों, आज हमारी प्लेनेट सीरीज खत्म हुई। परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और परमात्मा से प्रार्थना कि परमात्मा आपके जीवन में सुख, सामर्थ्य और समृद्धि लाए। धन्यवाद।